था तुम्हारा मीत, लेकिन अब किसी का मीत हूँ। मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूँ। कभी तो हृदय टूटने से बनता है। हमारे समय में ये सुविधा नहीं थी कि आप चैटिंग कर लें और गर्लफ्रेंड बना लें। सुविधा नहीं वो थी। सुविधा ये नहीं थी हमारे में। हमारे यहाँ तो मतलब यदि हम बाहर से आए तो 3 बार माताराम मुंह सूंघती थी, सिगरेट तो नहीं पी रखी है इसने। तो मतलब जब भी कोई लड़की देखी तो बहन जी ही निकलता था मुंह से। कभी हाय हेलो जैसा मसला नहीं रहा। तो 92 का होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ ये 91 है कि 2 है, तो 1 और 2 में से कुछ है, मैं कंफ्यूज हूँ। सर तब तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को इतनी कविताएं याद हैं और हर साल मैं याद करता हूँ कि कौन सा साल है। हाँ, देशभक्ति की बात करना इस मुल्क में बीजेपी का कभी होना तय हो गया। हाँ। और ऐसा कौन वीर रस का कवि है जो देशभक्ति की बात नहीं करेगा? तो वीर रस के तो सारे कवियों पर मोहर लग चुकी है कि ये मोदी का मुंह है। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक को लटका दो। कि मैं 3 बार माफ करता हूँ। मेरे पास श्री कृष्ण नहीं हूँ कि मैं 100 गालियां 99 गालियां माफ कर दूँ। मैं 3 बार का, मेरे सारे मित्र जानते हैं, मैं विनीत रहता हूँ। 3 बार के बाद में चौहान हो जाता है। फिर मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं है कि मैं किस हद तक चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर वैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। 1-2 कवियों को तो देखकर मुझे खुद निराशा होती है, यार ये कविता कर रहे हैं या राजनीतिक मंची, चुनाव क्यों नहीं लड़ देते? मुझे नूतन सवेरा कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो मां, अंतिम लाइन कहता है, ये न समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। सज्जनों नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम आपको लेकर आए हैं अरावली पहाड़ियों के बीच बसे इस खूबसूरत शहर शिमला नहीं, अलवर में लेके आए हैं। ये अलवर का बड़ा खूबसूरत कंपनी बाग है। आमतौर पर अलवर जाना जाता है अपने बहुत सारे शौर्य गाथाओं के लिए, किले के लिए, लेकिन आज अलवर में मिलने वाले हैं हम उस कवि से, हमारे उस मेहमान से जो जाने जाते हैं अपनी ओजस्वी और वीर रस की कविताओं के लिए। हम बात कर रहे हैं मशहूर वीर रस कवि श्री विनीत चौहान जी की। तो आइए जानते हैं विनीत जी के बारे में। देवियों और सज्जनों, हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में इस बार मेहमान है हिंदुस्तान के प्रख्यात ओजस्वी वीर रस के कवि एवं लेखक श्री विनीत चौहान। आप जाने जाते हैं अपनी आक्रामक देशभक्ति से ओतप्रोत, दिल को छू लेने वाली और हर जनमानस को झकझोर देने वाली कविताओं के लिए। आपका अंदाजे बयां इतना आकर्षक है कि हर कोई आपके मोहपाश में खींचा चला आता है। आपने संपूर्ण भारत में अपनी कविताओं का मंचन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित किया है। आपके द्वारा लिखित कई पुस्तकें पाठकों को एक नई दिशा दिखा रही हैं। आप देश प्रदेश में काफी पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात और देश के मशहूर वीर रस कवि एवं लेखक श्री विनीत चौहान जी का। लब पे मुस्कान मंद रखते हैं, ऊंची अपनी पसंद रखते हैं, मंजिलें उन्हें ढूंढ ही लेती है जो इरादे अपने बुलंद रखते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में दरअसल हमारे जो मेहमान हैं उनकी जो मुस्कान है एक बड़ी ओजस्वी और आकर्षित करने वाली मुस्कान है, लेकिन उनके शब्दों में उनके कहने की जो बुलंद आवाज है वो सभी को प्रभावित करती है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे मेहमान वीर रस के बड़े मशहूर कवि श्री विनीत चौहान जी से। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपसे सवाल ऐसे लें जो दिल से हों और हम चाहेंगे कि आप भी दिल से ही उनके जवाब दें। कोशिश करेंगे, वरना इंटरव्यू ज्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं। पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई कह रहा है कि दिल से जो
पूछा जाएगा वो कभी से उनसे इतर होगा और दिल से जवाब दिए जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दिल से और सच्चे दिए जा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट कुछ अनकही से। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जन्म कहाँ, परिवार, मतलब उसके बारे में बताइए सर कुछ। मेरे ऊपर दो तरह के ठप्पे हैं। ठप्पे? मुझे लोग कहते हैं कि तुम राजस्थान से हो। हाँ जी। लेकिन मेरे बहुत आत्मीय मित्र जानते हैं कि मेरा मूल बागपत जिले से है। उस समय मेरठ जिला हुआ करता था। अच्छा जी। तो किरठल वहाँ एक गांव है बागपत जिले में उसे कीर्ति स्थल भी कुछ लोग कहते हैं। वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध गुरुकुल है। हाँ जी। मेरी भी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई है। तो मेरा बचपन जो है लगभग वहाँ बीता है और कक्षा 6 तक मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी है। मैं गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ। अच्छा। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा हूँ। हाँ। पिताश्री मेरे अलवर में प्रिंसिपल थे, उस समय लेक्चरर हुआ करते थे। समय की परिस्थितियाँ ऐसा रही कि पढ़ाई की दृष्टि से फिर पिताजी हमें इधर ले आए और फिर यहीं पर हम सब भाई बहन पैदा भी हुए। और लेकिन चाचा ताऊ आज भी वहीं रहते हैं किरठल में। हम लोग अलवर में आ गए हैं। लगभग 65 वर्ष हो गए। मेरा ननियाल अलवर है। अच्छा। मेरे पिताश्री अलवर आ गए थे, इसलिए हम सब लोग भी अब यहीं आ गए। तो और परिवार में कौन कौन, मतलब माता पिता के अलावा? हाँ, भाई बहन? मेरे सबसे बड़ी बहन है, वो भी लेक्चरर से रिटायर हो गई हैं अभी। उनकी जो बेटी है वो फिल्म लाइन टीवी इंडस्ट्री में काम करती हैं, आस्था फौजदार करके। अच्छा। बाबुल का आंगन छूटे ना, ऐसे करो ना विदा, अनेक सीरियल कलर्स वगैरह पे वो आती रही है, राखी वगैरह सीरियल्स में। उसके बाद मेरे ब्रदर हैं जो इंजीनियर हैं। बहुत समय तक वो गुड़गांव रहे, आजकल वो गाजियाबाद में उन्होंने अपना मकान बना लिया है। वो वहाँ रहते हैं। तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ। और मेरे बड़ी बेटी हैं संस्कृति, उनकी शादी हो गई है, पिछले वर्ष ही करी है। एमए इंग्लिश करके वो लेक्चरर हैं गुड़गांव में। दूसरी बेटी ने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग किया है, वो अपने व्यापार में लगी हुई है। तीसरा बेटा संकल्प है, अनुकृति के बाद वो मेडिकल कॉलेज जयपुर में पढ़ रहा है। चलिए, छोटा सा परिवार है। और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद में, कहाँ से की सर आपने केमिस्ट्री? मैंने बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की और अलवर आरआर कॉलेज से की। अच्छा। और उसके बाद मैं भरतपुर चला गया एमएससी करने के लिए। एमएसजे कॉलेज भरतपुर से मैंने एमएससी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्स से मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था। 28 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। 28 साल? मैं रसायन विज्ञान का। किस जगह सर? किस जगह मतलब? अलवर जिले में। अलवर जिले में ही अलग अलग जगहों पर। शुरू में मैं लेक्चर बन के जब मैं गया था तो जोधपुर गया था मैं, गोपालगढ़ एक जगह है वहाँ पर, वहाँ मैं गया। और उसी समय के बाद में मुझे जब प्रिंसिपलशिप मिली तो मुझे लगा कि अब ये काम, जिम्मेदारी का हमसे निभेगा नहीं। तो सही है। फिर मैंने वीआरएस ले लिया 4 वर्ष पहले। अब मैं सरकार की नज़रों में बेरोजगार हूँ और वैसे कविता का जो क्षेत्र है उसमें। अच्छा, वैसे काफी लोगों ने कहानी आपकी, आप बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट ले लिया आपने। हाँ। लगा था मैं जब प्रिंसिपल बन के गया तो एक्चुअली मैं 10 साल पहले से, उससे भी 10 साल पहले से ट्राई कर रहा था कि मुझे वीआरएस ले लेना चाहिए। कारण ये था कि कवि सम्मेलन में व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई थी कि 2 नावों पर सवार होना बड़ा कठिन हो गया था। कि इधर मैं केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, उधर कवि सम्मेलन भी करूं। ये जीवन में कभी मुझसे नहीं हुआ कि कवि सम्मेलन के कीमत पर मैं अपने छात्रों का भविष्य उस पर लगा दूं, दांव पर। मैं कवि सम्मेलन में से लौटता था, चाहे मैं प्लेन से लौटा हूँ या जैसे भी एयरपोर्ट से मैं टैक्सी करता था और बच्चों को पढ़ाता था। या अलवर जैसे था, मैं पास में किशनगढ़ एक जगह है, वहां मैं जाता था। तो संडे के दिन भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने। जीवन में कभी मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा। मतलब आप हमेशा इससे अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है कि दोनों को बैलेंस करके चलिए। हाँ, उस बीच में लेकिन ये हुआ कि स्वास्थ्य प्रभावित होना शुरू हो गया। बिल्कुल, क्योंकि रात भर आप जग रहे हो और आपको फिर क्लासरूम में पढ़ाना है। और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं हमारे यहाँ, तो सब चीज़ें हैं। तो रात्रि जागरण के कारण से बीपी आदि की समस्याएं मुझे शुरू हो गई। बिल्कुल। तो मैं बहुत दिनों से प्रयास करता रहा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए सर्विस। लेकिन आप जैसे मित्र लोग, अरे अब तो फलाना पेंशन का वो इतना साल और करो, अच्छी पेंशन मिलेगी। या श्रीमती जी कहती थी कि साहब हमने तो लेक्चरर से शादी करी थी, आप तो बेरोजगार हो जाओगे। तो इसलिए हम सर्विस छोड़ नहीं पाए। बाद में जब छोड़ने का निर्णय कर लिया, मैं कहा अब ये काम नहीं चलेगा, तो मैंने सीधा फार्म भर के बीकानेर भेज दिया रिटायरमेंट का। और तब लोगों से कहा आप मुझे सलाह दो, मुझे सर्विस क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। तब तक मेरा वहां स्वीकृत हो चुका था। सर, जैसे होता है कि लाइफ में ना, एक जैसे फिल्म में देखते हैं फ्लैश बैक में आते हैं सर,
आपने अपनी लाइफ बताई, बड़ी अच्छा मजा आया, लेकिन हम चाहते हैं कि कवि के तौर पे कैसे आपका मतलब जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पदार्पण हुआ सर आपका? एक्चुअली क्या था, मेरे पिताश्री कवि हैं, बलबीर सिंह जी करुण, देश के सुनामधन्य कवि हैं। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी, श्यामनारायण पांडे जी, सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्र कवि, इन सबके साथ काव्य पाठ किया है। उससे पहले वो लाल किला जा चुके थे। तो घर में वातावरण तो कविता का था, लेकिन मैं लिखता नहीं था कविता। अच्छा। हमारे यहाँ नीरज जी वगैरह सब लोग कवि लोग आते थे, लेकिन मैं डिबेट बोलता था, वाद विवाद प्रतियोगिताएं बोलता था। और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर रहा, आरआर कॉलेज का बेस्ट डिबेटर रहा, एमएसजे कॉलेज का बेस्ट डिबेटर रहा। शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हैं, वो भी डिबेटर थे। मेरी उनसे जो मित्रता या पहचान हुई शुरुआत में, वो उसी नाते हुई। वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से बोलते थे, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से बोलता था। तो एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम लोग मिले दोनों, वहाँ से परिचय हुआ। तो मंच का जो भय था वो तो मुझे था ही नहीं। बिल्कुल। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि एक बार अलवर में पिताजी ने एक छोटी सी गोष्ठी करी, और उसके अंदर एक कवि हमारे बाहर से आने थे, हास्यरस के। वो किसी कारणवश आए नहीं। तो पिताजी ने कहा कि ये लगभग 84 के आसपास की बात होगी, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी। तो पिताजी कहने लगे, यार वो कवि नहीं आया, ऐसा कर तू मेरी कविता ही पढ़ दे आज एक। अच्छा। देखा जाएगा। वो गोष्ठी में थोड़ा रौनक सी आज, कवि कम पढ़ रहे हैं। तो मैंने पिताजी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, कविता तो मैं फिर अपनी ही पढ़ूंगा। तो मैंने टूटा फूटा जो भी कुछ हुआ, वो मुझे याद भी नहीं कि वो मुक्तक थे कि गजल थी कि कविता थी, क्या था मुझे जो दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया, और उसको मैंने वहां पढ़ दिया। वहाँ हमारे एक भाजपा के नेता बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि विनीत, यदि आज मैं निर्णायक होता इस कवि सम्मेलन का, तो तुम्हें फर्स्ट स्थान देता। क्या बात है सर, बहुत। तो वो ये मेरे पहला दिन था। मेरे एक मित्र ने कहा कि यदि विनीत तने कविताएं अपनी खुद लिखी हैं, तो मैं दावा करता हूं कि तू 1 साल बाद जो है अखिल भारतीय कवि होगा। क्या बात। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर कविता मैंने लिखी है। सौभाग्य से फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ने लगा। और 2 वर्ष में मैं 1 वर्ष में ही सहारनपुर अखिल भारतीय गुगहाल मेले में मेरा पहला कवि सम्मेलन वो था। फिर 12 में गया, सरदार शहर चूरू गया, फिर तो देश में क्रम चल पड़ा। तो हाँ सर, एक सवाल कि आपने जब शुरू की, ये शुरू से ही वीर रस की कविताएं आई या कैसे, मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल में मेरा मानना ये है, वो है ना, आ से उपजा होगा गान, वही होगी चुपचाप कविता आंखों से अनजान। कवि तो हृदय टूटने से बनता है। या यूं कहूं कि हर कवि जो है वो अंदर से गीतकार होता है, गजलकार होता है। जैसे शुरुआत में जब होता है तो बैटिंग से शुरू करता है आदमी, फिर फील्डर बनता है कि विकेट कीपिंग करता है कि बॉलिंग करता है, बाद में तय होता है। शुरुआत वो बैट बॉल लेके निकलता है। तो शुरुआत में कोई गीत गजल लिखता है, कोई शेर व शायरी करता है, कभी हास्यरस भी लिखता है। तो मैंने हास्यरस भी लिखा शुरू में। जब मैं यहाँ एक बीएड कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैंने लिखा बीएड कॉलेज में मेरा पहला दिन, क्या क्या मेरे साथ वहाँ हुआ। गर्ल्स कॉलेज में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, वहाँ मेरे साथ क्या क्या, हास्यरस भी लिखा। और जैसा मैंने कहा कि टूटे दिल वाले, तो गीत गजलें भी कही। और मैंने कहा भी, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, सच तो ये है कि अपनी कहानी वो किसी से कहता नहीं है। क्या बात। तो वो गीत और गजलें भी आदमी लिखता है, लेकिन चूंकि बाद में लोगों का वीर रस सुनना ज्यादा प्रिय हो गया मेरे से के द्वारा, तो फिर आदमी कहता अब गीत गजल रहने दो विनीत चौहान, तुम तो वही मारधाड़ करो। तो वैसा ही कुछ हो गया फिर मेरे साथ। अच्छा, वैसे ये बड़ी कमाल की बात है कि दिल टूटने के बाद आदमी मतलब वियोग रस में न जाके वीर रस में चला हाँ। गया तो शुरुआत में तो मैंने भी गजलें लिखी हैं, गीत भी लिखा है। था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूँ, मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूँ। तो ये किसी का वियोग में भी कभी लिखा था। तो सर, मैं नहीं चाहता कि हमारे दर्शक इससे रहें, प्लीज कुछ मतलब हो जाए। आप वीरस के कवि से श्रृंगार से शुरुआत करवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जो आपका सर मन करे, बिल्कुल। और ये मेरे एक असल में कहानी कुछ मेरी भी थी ये। लेकिन ये मेरे एक मित्र की कहानी है, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। आज वो देश के बड़े कवि हैं। उनकी शादी जो है तय हो गई थी एक जगह, जिसको वो चाहते थे उससे उनकी शादी हो नहीं रही थी। ये बात अलग है, आज तो उनकी शादी उससे हो गई है। तो बड़े वो परेशान थे, कहने लगे कि यार विनीत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपराधी हो गया हूँ उसका, लड़की का। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो बड़े परेशान, कंधे पे सर रखे रोए। तो मैंने रास्ते में एक गीत लिखा। उस गीत का एक जितना मुझे याद है मैं सुना देता हूँ। और ये बड़ी अजीब बात है कि आप किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के लिख रहे हैं। बिल्कुल सर।
तो जब उसकी शादी तय हो गई, लड़की को छोड़ना तय हो गया, तब मैंने लिखा कि था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूं, था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूं, मैं तुम्हारी हार पर, मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूं, था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूं। तो मैंने क्या कहा कि मत दिलाओ याद मुझको वो सभी पागल तराने, याद मुझको मत दिलाओ वो सभी मौसम सुहाने, छूट गया जो सरगमों से, छूट गया जो सरगमों से, मैं वही संगीत हूँ, था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूं, मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूं, था तुम्हारा मीत लेकिन। सर क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत ये मैंने लिखा उसमें। हाँ। और उसके 3 दिन बाद उसने सूचना दी कि नहीं यार, शादी तो मैं वहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी बच्चे को किसी भीड़ भरे मेले में अकेला छोड़ दिया है, इसलिए मैं ये पाप नहीं करूंगा। और उसने फिर घर से विद्रोह करके वो शादी करी और आज ईश्वर की दया से वो सफल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। खेल कौन से खेले हैं आपने, मतलब स्पोर्ट्स में रहे हैं कभी? आपको हैरत होगी जान करके, स्पोर्ट्स में वैसे तो कोई मैं नहीं रहा, लेकिन यदि मैं खेलता था तो मेरा प्रिय गेम सुनोगे तो आपको बड़ी हैरत होगी। मैं कबड्डी का कबड्डी मैं कबड्डी मेरा प्रिय गेम रहा हूँ। वॉलीबॉल भी खेली है मैंने, क्रिकेट बैडमिंटन भी खेल लिए, लेकिन कबड्डी मेरा प्रिय गेम था, मतलब प्रिय गेम। और वो पिताजी के कारण था। पिताजी मेरे कबड्डी और कुश्ती के अच्छे प्लेयर रहे हैं। इवन वो तो पाकिस्तान की टीम के विरुद्ध भी उन्होंने कबड्डी खेली है और कई उनके नाम उत्तर प्रदेश में जब वो पढ़ते थे बड़ौत में, तो कई रिकॉर्ड दर्ज हैं आज भी वहाँ उनके। सर आपके गृहस्थ जीवन के बारे में आते हैं, कुछ बताइए सर, मतलब कब कैसे कहाँ? हाँ, हमारे समय में ये सुविधा नहीं थी कि आप चैटिंग कर लें और गर्लफ्रेंड बना लें। सुविधा नहीं वो थी? सुविधा ये नहीं थी हमारे में। हमारे यहाँ तो मतलब यदि हम बाहर से आए तो 3 बार माताराम मुंह सूंघती थी, सिगरेट तो नहीं पी रखी है इसमें। तो इसलिए वो सब संस्कार वैसे रहे। तो मतलब जब भी कोई लड़की देखी तो बहन जी ही निकलता था मुंह से। कभी हाय हेलो जैसा मसला नहीं रहा। तो इसलिए हमारे कवि मित्र हैं जो है कुमार विश्वास, हमारा बड़ा बदमाश दोस्त है। तो वो तो कहता है ये तो जगत भैया है। ये तो जिस दिन भाभी से मिला होगा उस दिन भी राखी घर में ही बंधवा ली होगी। तो मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं एमएससी में था तो सारी लड़कियां मुझे राखी भेजती थी। मैं जब टीचर हो गया तो सारी मैडम मुझे राखियां भेजती थी। यानी कहा जाता है कि बाकायदा भेजी जाती थी। मेरा यहाँ तक हाथ भर जाता। हकीकत है ये। तो वो उनके यार मेरे चेहरे पे ही कुछ ऐसा भैया भाव लिखा हुआ था। तो सर विवाह के लिए मतलब परिवार ने तय किया? हाँ, मैं लेक्चरर बन के चला गया था जोधपुर। अच्छा जी। तो पीछे से यहाँ हमारी बहन के बगल में ऋचा जी जो मेरी बाद में पत्नी हो गई, हाँ जी। तो वो रहती थी उनकी बगल में। वो उनके ब्रदर, वो यहीं कॉलेज में पढ़ते थे। एमए उन्होंने किया पॉलिटिकल साइंस से, टॉप वॉप भी किया उन्होंने। तो उनको वो पसंद थी वो। तो उन्होंने कहा कि शादी वादी का मूड है फलाना। मैं कहा करेंगे, जैसा कि वो कहता कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम देखने आ जाओ और ये है। उन्होंने दिखाया भी और हमने कहा नहीं अभी कोई शादी का मूड नहीं है। फिर पता नहीं मैं क्या वहाँ जाके भावुक सा, मुझे लगा यार घर वालों की इच्छा को तुम तिरस्कार कराए। अकेला आदमी रहता तो भावुक हो जाता है। तो मैंने कहा अब तुम्हें जहाँ जचे वहाँ शादी कर लेना। उन्होंने आप देखा ना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखा। और सीधा यहाँ से पत्र गया पिताजी का, इतनी तारीख को तुम्हारी सगाई है। अच्छा। तो मतलब ये तय कर चुके। अरे मैंने कहा मैं तो चॉइस भी नहीं थी कि मैं उसको दोबारा, मैं तो उस दिन तो उस दृष्टि में देखा ही नहीं क्योंकि शादी भी नहीं करनी थी। लेकिन फिर तय हुआ और ऋचा जी हमारे जीवन में आ गई। सर कौन सी तारीख की शादी हुई आपकी? तारीख तो 7 दिसंबर है, अभी गई है, 2-3 दिन पहले ही गई है। उसके आप 3-4 दिन बाद यहाँ हैं। कौन से साल में? ये बड़ा टिपिकल सवाल है। ऋचा यदि इस इंटरव्यू को देखेंगी तो बड़ा मुझे मार पड़ सकती है। हमारे बच्चों की तरफ से मुझे कहा जाता है कि पापा नहीं तो आपको अपना मम्मी का बर्थडे याद रहता, न आपको मैरिज एनिवर्सरी याद रहती, न बच्चों का कुछ याद रहता। तो मैं समझता हूँ शायद ये 92 का होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ
ये 91 है कि 2 है, तो 1 और 2 में से कुछ है, मैं कंफ्यूज हूँ। सर तब तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को इतनी कविताएं याद हैं और हर साल मैं याद करता हूँ कि कौन सा साल है। हाँ, तो वो साल तो नहीं है, पहले तो मैं तारीख भी याद नहीं रहती, फिर तारीख मैंने याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। 7 तारीख का भी 7 दिसंबर। तो मैंने कहा यार 6 दिसंबर को ढांचा ढाया गया और 7 दिसंबर को ये ढांचा ढाया गया, तो ऐसे करके मैंने ये याद किया। अरे वरना बड़ा मुश्किल होता था मुझे याद कर पाना। सर अब तक का जो आपका पहलू रहा वो मोस्टली आपके नजदीक वाले जानते होंगे, आपके जो चाहने वाले हैं। हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो बिल्कुल अंतरंग होंगे। बिल्कुल। आप ये बताइए, भगवान में विश्वास रखते हैं आप? हाँ, पक्का। तो कौन से भगवान का स्वरूप है जिनको आप मानते हैं? हमारे समाजी हैं, इसलिए हम निर्विकार को उसको ही मानते हैं। कोई विशेष स्वरूप नहीं है कि मैं हनुमान जी या शिव जी को मानता हूँ। हमारे यहाँ यज्ञ हवन होता है, त्योहारों पर होता है, माँ सुबह और शाम संध्या करती हैं। लेकिन मैं यदि किसी मित्र के साथ हनुमान जी के मंदिर में हूँ, वहां भी झुक जाता हूँ। शिव जी के मंदिर में वहां भी झुक जाता हूँ। किसी मस्जिद के सामने जा रहा हूँ और कुछ ऐसा है दृश्य, या चर्च में हूँ, मैं यूके गया था, वहां मैं चर्च में भी चला गया था। मुझे तो कोई बंधन नहीं है, मैं धर्मों के प्रति थोड़ा सा उदार हूँ। सर आप ना मतलब जैसे कवि सम्मेलन करते हैं और आप खुद टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं, तो हमेशा आपकी पोशाक को लेकर बड़े संवेदनशील रहे होंगे आप। मैं जानना चाहूंगा आपकी फेवरेट पोशाक क्या है, मतलब अब जिसमें सबसे कंफर्टेबल फील करते हैं आप, मतलब बढ़िया। देखिए, मैं जब मंचों पर आया था तो मैं बहुत जल्दी आ गया था और पतला दुबला सा था। तो स्वाभाविक है हमें लोग कवि नहीं मानते थे। मैंने यार ये लड़का सा कैसे कवि हो सकता है, वो भी अखिल भारतीय उस पर आ गया था। मैंने संयोग से या ईश्वर कृपा से संघर्ष नहीं किया मंचों पर। बहुत जल्दी, मतलब मेरे को 2 वर्ष में तो अखिल भारतीय मंच मुझे मिल गए थे, लेकिन मैं कभी नहीं लगता था। नया अब समय ओम प्रकाश आदित्य बैठे हैं, हरिओम पवार है, अशोक चक्रधार है, ये बिग गन संतोष आनंद जी हैं, उनमें एक लड़का विनीत चौहान भी पतला दुबला था। इवन 94 में तो मैंने लाल किला पढ़ दिया था, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस पर आए थे। तो सबसे पतला दुबला मैं एक कोने में बैठा हुआ था, और नए कवियों में बस अरुण जैमिनी जी और सुनील जोगी, ये 3, बाकी सब बिग गन, कन्हैया लाल नंदन, रमानाथ अवस्थी, मधुर शास्त्री, सब बैठे हुए थे। तो मैं क्या करता था, कुर्ता पजामा और जैकेट जानबूझ के पहनता था ताकि लोग समझ ले ये भी कवि है, वरना तो गाड़ी रोक दे, हम कहना ये बच्चा कहाँ जा रहा है, इसको अंदर करो। तो मैंने कुर्ते पजामे से शुरुआत करी, जैकेट वैकेट पहने और लगभग 10-15 वर्षों तक पहना। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मंच मॉडर्नाइज हुआ, सोफा आ गए मंचों के ऊपर, और सूट आ गए, और डिजाइनर शर्टें, डिजाइनर जैकेट आ गई। अब मैं भी कोट पैंट ही पहनता हूँ, तो कंफर्टेबल वही है, अब वही है। अब उसमें जैसे थोड़ा बंद गले का कोट मैंने शुरू कर दिया इन दिनों, ये शुरू किया। फिल्में देखने का शौक है? बहुत कम, बहुत कम। कोई ऐसी जो फेवरेट रही हो फिल्म? वो भी आपको सुन के हैरत होगी। कौन सी? बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं जीवन में। मुझे अब तक की जिस फिल्म ने सर्वाधिक मुझे प्रभावित किया है वो थी आशिकी 2। आशिकी 2, ये जो अभी श्रद्धा कपूर जिसमें है, और उस दूसरे काउंटर पार्ट हीरो का, हाँ जो भी हैं, लेकिन वो इतनी संवेदनशील मूवी है, अद्भुत है। और कुछ कुछ उसमें देखकर ऐसा लगता है ना, जैसे दास्ताने दिल कभी अपनी सुनाकर देखना, सारी दुनिया कह उठेगी ये कहानी है मेरी। क्या मुझे कई बार उसके अंदर कुछ सीन ऐसे लगे जो मेरे जिंदगी से रिलेटेड लगे, तो वो मूवी मुझे। फेवरेट कोई एक्टर रहे हैं? एक्टर मुझे अपोजिट है, लेकिन कौन एक्टर? नाना पाटेकर मेरे प्रिय रहे। सर जाहिर सी बात है, वीर रस के कवि हैं आप, तो क्रांतिकारी टाइप फिल्म। मुझे आशिकी 2 अच्छी लगी अब तक की सबसे, जिसे मैं कई बार देखना चाहूंगा। देखिए एक बार ही है, लेकिन जिस एक्टर को देखकर मुझे लगता है कि हूबहू ये वो है जो मैं हूँ। मैं जिंदगी में भी वही हूँ। मैं यदि वीररस मंच पर पढ़ रहा हूँ तो मैं जिंदगी में भी वीररस का आदमी हूँ। बिल्कुल। मैं कई बार कहता हूँ कि वीररस के कवि बहुत हैं आज मंचों पर, आदमी बहुत कम है। अरे वाह। मैं वीररस का आदमी भी हूँ और वीररस का कवि भी हूँ। मैं अन्याय को देख नहीं सकता, फिर चाहे वो मंच पर हो रहा हो, चाहे विद्यालय में हो रहा हो, चाहे वो समाज में हो रहा हो या ट्रेन में हो, मेरा झगड़ा हो जाएगा फिर वहां से। हाँ, तो मूड नाना पाटेकर और मैं अकेला चलो, और मैं ये क्या, मैं बहुत उद्वेलित हो जाता हूँ। कहीं कुछ अनुशासनहीनता मुझे लग जाए, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ मैं देख लूँ, कोई लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड से निकल रहा है, तो उतना ही उत्तेजित हो जाऊं जितना नाना पाटेकर हो जाता है। सर एक्ट्रेस कोई? एक्ट्रेस मैंने अभी बताया, श्रद्धा कपूर। एक्टिंग पसंद नहीं आई, मैं कह रहा एक्टिंग मुझे नहीं मालूम क्या होती है। मैं उसकी मासूमियत जो है ना उसके अंदर, मतलब मेरे सामने, मैं क्रूर से क्रूर आदमी के सामने मैं झुक नहीं सकता।
कितना ही बड़ा पठान हो, कितना ही बड़ा तुम बादशाह हो, लेकिन मुझे मासूमियत मुझे 1 मिनट में प्रभावित कर सकती है। पुलिस के यहाँ एक शब्द लिखा रहता है, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। हालांकि ऐसा बहुत कम पाया जाता है, वहां लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस शब्द को जिया है। गुंडे लड़के यदि देख लिया उन्होंने विनीत सर आ गए हैं तो इधर उधर निकल लेंगे, और यदि छोटे बच्चे हैं उन्होंने देखा विनीत सर आ गए तो उनको पता है अब हमारा संरक्षक आ गया है। तो मेरे दोनों स्वरूप रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में रहें और राजनीति से दूर रहें ऐसा तो असंभव है। कोई एक नेता रहे हैं जो मतलब प्रिय रहे हों, मतलब लाइफ टाइम में अगर देखा जाए सबसे मनपसंद नेता किसे देखिए, कहेंगे? अटल जी जिस समय थे, राजनीति कर रहे थे, उस समय मेरे को राजनीतिक समझ इतनी ज्यादा नहीं थी। वो लोकप्रिय थे, सब तरह से थे, तो उनके साथ मैंने कविता भी पढ़ी है लाल किले से, तो मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन यदि कोई इसे मुझे अंधभक्त की संध्या न दे दे, अच्छा, ना तो दे मैं दे। मोदी जी का फैन हूँ। अच्छा, ये भी डर रहता है? अरे तुरंत मतलब ये तो साहब, मतलब देशभक्ति की बात करना इस मुल्क में बीजेपी का कवि होना तय हो गया। और ऐसा कौन वीर रस का कवि है जो देशभक्ति की बात नहीं करेगा? तो वीर रस के तो सारे कवियों पर मोहर लग चुकी है कि ये मोदी का वो है। ऐसा नहीं है कि हमने मोदी जी के कोई विरोध में नहीं लिखा। यदि उन्होंने कश्मीर में जब वो आए तो मेरी पहली पुस्तक का विमोचन मोदी जी ने किया, 10 बार उन्होंने मुझे सुनाया अहमदाबाद में जब सीएम होते थे। हमने विरोध में भी लिखा, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक को लटका दो। ये मैंने ही लिखा, बहुत हो चुका। मेरी पुस्तक का नाम है बहुत हो चुका, शीर्षक ही यही है उसका, मेरी चौथी पुस्तक का। लेकिन यदि कोई ठीक कर रहा है, 370 धारा हटा रहा है, कश्मीर में जैसे भी आतंकवाद को कुचला जाता है उसमें कुचलने की कोशिश, पता नहीं क्यों स्तुतियां मान ली जाती हैं यदि किसी के काम की सराहना कर दी जाए। अब यदि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत काम वो कर रहे हैं। अब उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मोदी जी कश्मीर में कोई काम करेंगे, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। तो ये किस किताब में लिखा हुआ है कि आप नेगेटिव काम ही करो, पॉजिटिव काम करोगे तो उसका राजनीतिक लाभ मत लो। पॉजिटिव काम करो। लोग विष बेच करके वोट खरीद रहे हैं, तुम तो अमृत बेचकर खरीद रहे हो, तो क्या बुराई है? बिल्कुल कोई को भी करना चाहिए।